हेलो दोस्तों। राजस्थान के 10th क्लास का जो गणित का पेपर है वो 4 तारीख को होना है। तो इसके हम प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 15 तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो अधिकांश सवाल हैं पेपर के वो आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पा सकते हो। हम प्रत्येक प्रश्नावली की अलग अलग बातें करेंगे जो अलग अलग वीडियोज में होंगी। आज हम पहली प्रश्नावली की पहली सीरीज में पहली प्रश्नावली के बारे में बात करते हैं। इसके केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की पहली प्रश्नावली के पहले ही सवाल को देख लेते हैं। यहां से एक एचसीएफ आने की बिल्कुल 100% संभावना है। आप इसको जानते भी होंगे और आप इसको यूक्लिड की प्रमेय से करने की कोशिश करना, डायरेक्ट एचसीएफ मत निकालना। तो देखिए, संख्याएं चाहे कोई सी भी आए, हो सकता है ये एग्जाम्पल वाला आ जाए, हो सकता है इन तीनों में से कोई सी संख्या आ जाए। तो लेकिन ऐसा एक सवाल जरूर आएगा जो आपको एचसीएफ निकालना होगा यूक्लिड की विधि से। देखिए, जैसे कि अपन पहले ही सवाल को कर लेते हैं। 135 और 225, 135 और 225 का क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड की प्रमेय से। कौन सी? यूक्लिड की प्रमेय। यूक्लिड की प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान आना चाहिए 0। अगर r का मान 0 आता है तो जो b का मान होगा वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो देखिए, जो a है वो बड़ी संख्या a होती है। बड़ी संख्या चाहे आगे लिख रही हो या पीछे लिख रही हो, लेकिन जो बड़ी संख्या होगी वही a होगी, तो 225। और जो b है वो छोटी वाली संख्या 135। तो देखिए, पहला स्टेप अपन कर लेते हैं। a की जगह पे 225 बराबर b की जगह पे 135। देखिए, 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा। अगर 2 बार देंगे तो 270 हो जाएगा। 270 इससे ऊपर निकल जाएगा, तो 135। 135 एकम 135। अगर 135 इस 225 में से घटा देंगे, जैसे कि 225 में से क्या घटा दिया? 135 घटा दिया, ये बचा 0 और 9, 90 बचा। कितना बचा? 90। यहां पे r इज नॉट इक्वल टू 0 आया। हमारा r 90 आया है, यहां पे r इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? तो देखिए, सेकंड स्टेप में जो b का मान है उसको a की जगह रख लेंगे 135 बराबर जो b है वहां पे रख लेंगे 90। 90 का भाग भी इसमें एक बार ही जाता है, और 90 एकम 90, 135 में से 90 गए तो कितने बचे? 45। अब की बार भी r इज नॉट इक्वल टू 0। तो थर्ड स्टेप कर लेंगे। तो अब की बार फिर से 90 को आगे लिख लिया, 45 को यहां पे, 45 का 90 में पूरा पूरा भाग जाता है 2 बार। अगर 45 दोनों 90 हो गया तो 90 में से 90 गया तो 0। r बराबर हो गया 0। तो ये जो है b का मान HCF बराबर क्या हो गया? 45। ठीक है, ऐसा एक सवाल 100% आएगा, आपको करना है, चाहे संख्या कोई सी भी हो, लेकिन ऐसा सवाल जरूर आपके लिए पेपर में देखने को मिलेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए। देखिए, जब अधिकतम शब्द आ जाए तो सीधी सी बात है, उसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सेना के सदस्य कितने हैं? सेना के सदस्य ये हैं आपके 616। बैंड वाले कितने हैं? बैंड वाले ये हैं तुम्हारे 32। ठीक है, अपन क्या निकालेंगे? अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या करेंगे? सीधा सा एचसीएफ निकाल देंगे यूक्लिड की प्रमेय से। यूक्लिड की प्रमेय से क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो a की जगह पे कितना रख लिया? 616। b की जगह पे 32
32 का भाग इसमें देंगे, 32 एकम 32, बचे कितने 29, उतार लिया कितना 6। 32 का भाग फिर देंगे 9 बार, 9 दूना 18 की 8, 9 तिया 27 और 1 28, बचेंगे कितने 8 बच जाएंगे। आर इज नॉट इक्वल टू क्या आया 0 आया। 32 को आगे लिख लो, सेकंड स्टेप करते हैं, बराबर 8 यहाँ पे 8 चौका 32, 4 बार चला जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया, आर बराबर 0 आ गया। तो HCF क्या आ गया, HCF आ गया 8। तो इसका मतलब है स्तंभों की संख्या हो जाएगी, स्तंभों की संख्या बराबर कितनी 8। ठीक है, इस प्रश्नावली से 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों सवालों के बारे में आप समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्नावली 1.2। देखिए प्रश्नावली 1.2 से आपको इसमें से कोई एक सवाल देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसी ही प्रमेय पर आधारित ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि एक ऐसा छोटा सा सवाल जैसा कि उस वाली प्रश्नावली में भी था, लेकिन उसमें HCF निकाला और यहाँ पे LCM निकालेंगे, तो ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम इसमें से 4 प्रश्न करेंगे, या तो कोई इसमें से एक देखने को मिलेगा आपको, या फिर ये ऐसा सवाल भी मिल सकता है, और नहीं तो ऐसा सवाल, और फिर इनके अलावा इस सवाल को भी थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये लिख रहा है ये निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए, इसकी जांच भी करिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। देखो ये क्या जांच करवा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, पहली संख्या है हमारी 26 और 91। देखिए इसी पर कर लेते हैं अपन, 1.2 प्रश्नावली चल रही है 26 और 91। तो सबसे पहले यहां पे 26 और 91 का गुणाई कर लेते हैं अपन। एक का करेंगे 26, 9 छिका 54 और 9 दूना 18 और 5 कितने हो गए 23, 6 6 3 और 2। ठीक है, इधर की साइड में इनका LCM और HCF निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके गुणनखंड ही कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड कर लिया और यहां पे कर लिया 91 का। 2 का भाग दिया कितना 13 और 13 का दिया कितना 1। यहां पे 7 का दिया 13 और 13 का दिया कितना 1। तो देखो HCF क्या हो गया, HCF हुआ आपका दोनों में केवल 13 मिल रही है तो 13, और LCM हुआ आपका, देखो दोनों में 13 मिल रही है तो 13 यहां पे भी लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतारेंगे। तो ये हो गया 2 गुणा 7, 13 दूना 26 इंटू 7, 7 छिका 42 और 7 दूना 14, 14 और 4 कितने हो गए 18। 182 तो हो गया LCM और ये हो गया HCF। ठीक है, अब इसको इस प्रमेय में लगा देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना आ रहा है 2366 बराबर LCM कितना है 182 और HCF कितना है 13। इसका गुणा भी कर लेते हैं। 13 दूना 26, हासिल कितनी 2, 13 8 104, 104 और 2 6, हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366 इधर और 2366 इधर। इसका मतलब है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए आगे का सवाल है आपका HCF इतना और इतना है, दो संख्याओं का ये जो HCF है वो 9 दे रखा है, तो हमें ऐसे ही करके LCM ज्ञात करना है। अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 306 और 657 का, लेकिन अपन को ये ऐसे निकालने की नहीं बोल रहा है, ऐसी ही प्रमेय से अपन को ये करना है। तो देखिए सवाल है आपका चौथा, ये कह रहा है HCF 306 657 बराबर 9। हमारी प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। ठीक है, दो संख्या कौन सी हमारे पास, दो संख्याएं हैं 306 और 657। ठीक है, 657। LCM क्या है वो दे नहीं रखा है,
और HCF हमारे पास है 9। देखिए 9 का इससे गुणा हो रहा है, इधर लाएंगे क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। 306 गुणा 657 में भाग लग जाएगा 9 का और LCM आ जाएगा। देखो 9 से इसको काटो, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। 657 से गुणा कर दो 34 का, और जो है वो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, और 4 छिक्का 24, 25 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 16 17, 6 तिया 18 और 1 19। तो ये हो गया 8 और ये 3 और 3, 9 2 11 1 12 हासिल 1, और ये हो गया तुम्हारा 2 22 338। इसका क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आता है तो कर पाएंगे। देखिए आगे अगला सवाल है आपका, जांच कीजिए n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, n प्राकृत संख्या है। देखिए 6 की घात n है, वो यूं कह रहा है जहां n बराबर प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इसका मतलब है 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है ये संख्या क्या 0 पे समाप्त होगी। तो देखिए चूंकि 0 पर वही संख्या समाप्त होती हैं जिनका आधार 2 × 5 के गुणक में होगा। ठीक है, 2 और 5 के अक्षर होने चाहिए, और 2 और 5 के दोनों ही अक्षर होने चाहिए उसमें, तभी हमारा जो 6 की पावर n है या फिर किसी भी संख्या की पावर n और n प्राकृत संख्या हो वो 0 पर समाप्त होगी। अपन 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। चूंकि 6 के गुणनखंड 2 × 3 है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसको आप कर ही लेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इतना तो है ही है कि 18 और 12 मिनट से तो ज़्यादा ही लगने वाली हैं इनको, और ज़्यादा लगने वाली हैं तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका LCM निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सोनिया को कितना समय लग रहा है, सोनिया को समय लग रहा है 18 मिनट, रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है आपका 12 मिनट। ठीक है, दोनों का पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए लगने वाला समय क्या हो जाएगा, LCM निकालेंगे हम किसका, 18 और 12 का। ठीक है, तो देखो 18 के गुणनखंड कर देंगे, 2 का भाग दिया 9, 3 का दिया 3 और 3 का दिया कितना 1, ऐसे ही 12 का 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 और 3 का दिया कितना 1, 2 से 2 मिल गई तो 1 2 उतार ली, 3 से 3 मिल गई, 1 3 उतार ली, 3 और 2 नहीं मिली तो 3 भी उतार ली और 2 भी उतार ली, 3 दूना 6 3 18 दूना 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने समय बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद। ठीक है, देखिए 1.3 प्रश्नावली देख लेते हैं। 1.3 से एक छोटा सा सवाल आने की बहुत ही संभावना है, या तो ऐसा सवाल आएगा, हो सकता है 5 की जगह पे वो कोई और अंक यूज कर दे, 2 यूज कर दे, 3 यूज कर दे, या फिर इसको यूज कर दे,
ये और ये एक जैसा ही सवाल है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे। जैसे आप P बट्टे Q के रूप में लिखेंगे तो इसको बस क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो √2 बराबर आ जाएगा Q बट्टे P बराबर √2। ठीक है, ऐसा ही सवाल बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे। तो इसी सवाल को करके देख लेते हैं। देखिए, एक ऐसा कर लेते हैं, एक ऐसा, क्योंकि इसमें ये भी है, ये भी है। देखो ये इतना यहां से यहां तक सवाल ये रहा, और ये वाला ये रहा। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए। देखो, ये कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का तो कोई तरीका अपन के पास है ही नहीं है। ये क्वेश्चन उतार लिया अपन ने केवल। अपन इसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर ये परिमेय हो जाता है तब तो ठीक, और नहीं होता है तो सीधा सा लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या की तो सीधी सी परिभाषा है कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको सीधा सा P बट्टे Q के रूप में लिखेंगे, जहां कुछ शर्तें हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा तो सीधा सा अपरिमेय हो जाएगा वो। तथा P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य किसे कहते हैं, इसका मतलब दोनों का अगर HCF निकालेंगे, HCF P, Q, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कुल मिला के इन दोनों में से कोई सी एक संख्या अभाज्य होनी चाहिए, या फिर दोनों का जो HCF निकले वो 1 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य कहलाती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका वज्रगुणा कर लेते हैं। लिख देंगे यहां पे वज्रगुणा। तो Q का गुणा यहां पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5Q बराबर P। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। Q का वर्ग करेंगे Q² और P का वर्ग करेंगे तो क्या, P²। देखो, P² में तुम्हें 5 मिला तो सिंपल सा लिख दो, चूंकि P² 5 के गुणांक में है। अब देखो कि P² 5 के गुणांक में तभी तो होगा जब P भी 5 के गुणांक में होगा। देखिए, P² 5 के गुणांक में तभी होगा जब P भी 5 के गुणांक में होगा। भाई P में 5 है तभी तो स्क्वायर करने में P² में भी तो 5 पाएगा। तो ऐसे ही क्या कर लेंगे, जब P 5 के गुणांक में है तो इसको मान लेंगे, माना P बराबर 5x, y, z कुछ भी मान लो, R मान लो, कुछ भी मान लो। समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में क्या रखने पर, मान रखने पर। तो 1 में रखिए मान, क्या हो जाएगा, देखिए 5Q² बराबर P की जगह पे लिख देंगे 5R और इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 5Q² बराबर 5 का वर्ग होता है 25 और R²। ठीक है, 5 का इसमें भाग दे देंगे तो Q² बराबर आ जाएगा 5R²। जैसे P में तुम्हें 5 मिला था, P² जब 5 का गुणांक है तो P भी 5 का गुणांक है। ऐसे Q² 5 के गुणांक में है तो Q भी 5 के गुणक में होगा। अब देखिए, तुम्हें P में भी 5 मिला और Q में भी 5 मिला, अतः HCF PQ क्या आ गया, 5 आ गया। जबकि हमने माना क्या था, ये माना था हमने HCF PQ बराबर 1। विरोधाभास हो गया समीकरण, जैसे कि चूंकि HCF PQ बराबर 1 आना चाहिए, परंतु यह 5 के बराबर आता है।
अतः किसके कारण? विरोधाभास के कारण। क्या हो जाएगा? √5 अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो 2 नंबर का आएगा, आपको कर देना है, ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 को भी अपन देख लेते हैं। छोटा सा सवाल है, उससे तो बहुत ही छोटा है। 3 + 2 √5, जैसे उसको माना था वैसे इसको मान लो। माना कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर P/Q। जहां क्या लिखेंगे? सभी सवालों में लिखना है Q ≠ 0 तथा P व Q से अभाज्य पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। ठीक है, देखिए तो इसको क्या करेंगे अपन? सबसे पहले पक्षांतर कर लो। क्या कर लो? पक्षांतर। तो ये आ गया 2 √5 बराबर P/Q। 3 इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप इस सवाल को करेंगे तो यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। 6 को उधर पक्षांतर कर देंगे, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहीं पे ही सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए इसका अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया Q, तो Q का भाग देंगे तो P - 3Q, और इधर में 2 √5। 2 का इससे गुणा हो रहा है, क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो √5 बराबर आ जाएगा P - 3Q/2Q। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए यहां पे ये संख्या पूर्णांक थी P, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, लेकिन इनका आंसर कैसा आया? अपूर्ण आया। तो इसका मतलब विरोध हो गया। √ की एक भी संख्या नहीं है, लेकिन आंसर लास्ट में आ रहा है √ में, तो इसका मतलब है विरोध हो गया। विरोध हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे चूंकि P 3 Q और 2 इधर यही संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, जबकि इनसे मिलने वाला उत्तर क्या? √5 अपूर्ण संख्या है। अतः विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा? 3 + 2 √5 अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या होगा। देखिए ये सवाल एक बार आ चुका है, ये वाला, तो इसको और इसको, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इसको व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे इस जगह पे अपन इसको बस उल्टा कर देंगे तो Q/P आ जाएगा। फिर तो ऐसा ही सवाल है पूरा का पूरा। तो देखिए 1.4 प्रश्नावली देख लेते हैं। 1.4 प्रश्नावली से कैसे सवाल वो पूछेगा वो देखिए। अब हो सकता है तुमसे छोटे छोटे वो बस शांत अशांत वो पूछ ले। इस प्रश्नावली से पहला सवाल जो तुम्हें मिलेगा वो इसी प्रश्नावली से मिलेगा, जो छोटा आवासादा होगा। देखिए हो सकता है वो तुमसे ऐसे पूछ ले, शांत है, अशांत है, आवर्ती है, अनावर्ती है, अवसानी है, अनवसानी है, ऐसा कुछ पूछ ले। तो देखिए जो संख्या आगे डॉट 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 के रूप में नहीं है, तो इसका मतलब ये शांत संख्या है। ये डॉट 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 के रूप में, अब देखिए डॉट 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 के रूप में अशांत संख्याएं होती हैं, और अशांत 2 तरह की होती हैं। एक तो अशांत कौन सी होती है? एक अशांत होती है जो आवर्ती हो, 1 से अक्षर आ रहे हो। तो देखो 12 के पीछे 1 0, 12 के पीछे 2 0, तो इसका मतलब 1 से अक्षर नहीं आ रहे, तो अनावर्ती है। और अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ऐसे इसको देखिए, इस पर रेखा बंधने लग रही है, तो इसका मतलब है ये आवर्ती संख्या है और आवर्ती परिमेय होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो आप कर देंगे। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि इसमें से सवाल शायद नहीं आएगा, यहां से पहला सवाल तुमसे पूछा जाएगा जो छोटा आवासादा होगा, पहले नंबर वाला। देखिए इसमें से एक सवाल अपन टच कर लेते हैं, 15/1600। इससे ही सारे सवाल सीखने को आपको मिल जाएंगे। 15/1600, 15/1600
सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है, कैसा है। तो अशांत और शांत देखने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला जो हर है उस हर का गुणनखंड कर देंगे। देखो 1600 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य 2 का भाग देंगे, 1600 का 800 हो जाएगा, 2 का देंगे 400 हो जाएगा, 2 का देंगे 200 हो जाएगा, 2 का देंगे 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का देंगे 5 हो जाएगा, और 5 का देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया आपका 15/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 5 2 बार है तो 5 की घात 2। इसी जगह पे केवल अगर नीचे 2 और 5 ही आए, अगर 2 और 5 ही आए तो सिंपल सी बात है, ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अगर यहीं पे 3 और आ जाता, जैसे मान लो यहां पे 3 आ जाता, तो फिर यहां पे 3 और लिखते तो संख्या कैसी हो जाती, अशांत। लेकिन नहीं होती। एक बार अगर जो भी संख्या है 3 भी आ जाए तो एक बार ऐसे देख लेंगे कहीं 3 से ऊपर वाली संख्या कट तो नहीं रही है, और 3 का भाग तो 15 में चला ही जाता है, तब भी ये संख्या कैसी होती, शांत होती। वैसे अगर नहीं कटता तो नीचे जो हर है उसमें केवल 2 और 5 हो तो संख्या कैसी हो जाएगी, शांत। अब वो प्रसार की बात करें तो प्रसार कैसे करेंगे वो देखिए। प्रसार 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2। सिंपल से प्रसार करने के 2 तरीके हैं, एक तो इसका भाग इसमें दे ही दें तो प्रसार हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे करेंगे जैसे अपन इसमें कर रहे हैं, सिंपल सा है। देखिए ये देखेंगे इसमें 2 की घात ज्यादा है या 5 की घात ज्यादा है, तो हम देखते हैं 2 की घात 6, 5 की घात 2 है, तो 5 की 4 घात कम पड़ रही है, तो 5 की घात 4 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, अंश और हर में गुणा। ठीक है, तो देखिए 15 गुणा 5 की घात 4, 2 की घात 6, 5 की घात 2 तो पहले से ये 5 की घात 4 का और गुणा हो गया इससे, तो ये हो गया 15 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 2 की घात 6 है, और यहां पे 5 की घात, देखो जब एक सा आधार और घातें अलग अलग हों और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 5 की घात भी कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 25 पंजे 125, 625 हो गया। 15 गुणा 625 बटे, देखिए अगर घात एक जैसी हो तो आधारों का गुणा हो जाता है, 5 दूना 10, और घात सिंपल सी वही लग जाती है जो है। ठीक है, देखिए इसका गुणा भी कर लो, 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 6 90 और 3 93। देखिए 10 की घात 6 कुल मिला के 1 के पीछे 6 जीरो है, तो 6 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और यहां पे पॉइंट। ठीक है, ये आंसर हमारा प्रसार हो जाएगा। अगर वो तुमसे सिंपल